हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और एक्चुअली मुझे काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑर्थोपेडिक्स के बारे में एक वीडियो तैयार कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक्स के ही बारे में देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्ले लिस्ट है, जिसमें एक प्ले लिस्ट है MBBS कोर्स करके। तो ये जो MBBS कोर्स जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लगभग 20 वीडियोस हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके सारे वीडियोस देख लें तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे MBBS को लेके। उसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है हमारे दो। एक है नीट यूजी गुरु के नाम से जो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरा नीट पीजी गुरु के नाम से जो नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग चाहें तो इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड MCQs। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए, MS ऑर्थोपेडिक्स जो कोर्स है उसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको नीट यूजी एग्जाम क्लियर करना होगा। अब जो आप नीट यूजी एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप MBBS करेंगे। MBBS जो है कम पूरी 5.5 ईयर्स की होती है, 5.5 साल की। और जब आप एक बार MBBS कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि होता है नीट पीजी एग्ज़ाम। जब आप नीट पीजी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपकी रैंक आती है। तो रैंक के हिसाब से हमारे मेडिकल साइंस में लगभग 19 ब्रांच हैं, तो उसमें से MS ऑर्थोपेडिक्स भी एक ब्रांच है। तो अगर आपकी रैंक पे आपको MS ऑर्थोपेडिक्स मिलता है तो वो आप ले सकते हो। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में दो डिग्री होती है हमारे इंडिया में। एक तो होती है MS ऑर्थोपेडिक्स और एक होती है DNB ऑर्थोपेडिक्स। तो अगर आप चाहें तो देखिए, जिनकी रैंक अच्छी होती है लोग हमेशा प्रेफर करते हैं MS करना, ठीक है। या तो लोग MS करते हैं, उसकी इक्विवेलेंट डिग्री MD भी होती है। तो या तो लोग MS MD लेते हैं, और जिनको MS MD अक्सर नहीं मिल पाती वो लोग DNB ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं भाई, जैसे किसी को बहुत दूर के मेडिकल कॉलेज में MS ऑर्थोपेडिक्स मिल रहा है और वो वहाँ नहीं जाना चाहता। सपोज कर वो साउथ इंडिया में नहीं जाना चाह रहा और उसको दिल्ली में ही रहना है, लखनऊ में रहना है, तो वहाँ उसको DNB मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग DNB ऑर्थोपेडिक्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट अक्सर लोग प्रेफर करते हैं MS ऑर्थोपेडिक्स को ज्वाइन करना। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये MS और DNB में अंतर क्या होता है, तो इसके लिए पहले वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप MBBS कोर्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियोस देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नीट पीजी एग्जाम में आपकी रैंक आई, आपने या तो MS ऑर्थोपेडिक्स उठा लिया या आपने DNB ऑर्थोपेडिक्स उठा लिया। अब ये MS और जो DNB है ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती हैं, जिनको PG के नाम से हम लोग बोलते हैं MBBS के बाद। MBBS जो है वो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, और ये MS और DNB पोस्ट ग्रेजुएट होती है। तो ये जो दोनों डिग्री हैं 3 साल की होती है। और आपको एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें आपको ना स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड बोलें तो आप उसको सैलरी बोल सकते हैं। तो ये जो सैलरी है वेरी करती है स्टेट वाइज स्टेट, और लगभग 35,000 से लेके 1 लाख पर मंथ तक आपको मिलता है। वो डिपेंड करता है, जैसे कि दिल्ली में आपको 1 लाख मिल जाता है, आसाम में आपको 35,000 के आसपास मिलता है पर मंथ। तो इसमें एक बात है कि आपको घर से पैसा मांगना नहीं पड़ता, आप इसी पैसे से अपने 3 साल आराम से निकाल लेते हैं। उसके बाद जब आपकी MS या DNB हो जाती है, मतलब PG आपकी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए, अक्सर ज़्यादातर लोग SRशिप ज्वाइन करते हैं जो कि 3 साल की होती है। SRशिप आप 3 साल के लिए कर सकते हैं। आप कहाँ कर सकते हैं? या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हैं, या आप केवल हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। तो अब जब आप SRशिप करते हैं तब आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, और वो जो सैलरी होती है SR की वो वेरी करती है 1 लाख से लेके 1.5 लाख पर मंथ तक। वो स्टेट, हर स्टेट में अलग है, हर कॉलेज के अंदर अलग है, हॉस्पिटल्स के अंदर ये वेरी करती है। तो 1 लाख टू 1.5 लाख के आसपास ये रहती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सर हमें PG के बाद SRशिप करना ज़रूरी ही है? ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तुरंत शुरू कर लें। बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको PG के बाद SRशिप करना ही है। कुछ लोग होते हैं जो कि PG के बाद ही अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर उनका खुद का हॉस्पिटल है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस वो लोग शुरू कर देते हैं। बट ऐसे लोग कम होते हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी सीखने में कम से कम 3 से 5 साल लग ही जाते हैं PG करने के बाद ही। तो इंसान प्रेफर करता है कि वो SRशिप ज्वाइन करेगा। अच्छा, अब SRशिप के बाद क्या होता है? आपकी PG हो गई 3 साल की, आपकी SRशिप भी होगी। अब क्या होगा? अब आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि आप SR के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, या आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। तो अक्सर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आया था कि सर ऑर्थोपेडिक्स में PG करने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है कि नहीं? देखिए,
ऐसे तो ऑर्थोपेडिक्स में सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं होता था पहले, बट अब पिछले कुछ सालों से शुरू हो गया है। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए जैसे आपने नीट यूजी किया, नीट पीजी किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम होता है, नीट एसएस एग्ज़ाम होता है। नीट एसएस के नाम से एग्ज़ाम होता है, डीएनबी बोर्ड इसको लेता है, और इसमें आप एमसीएच या एफएनबी कोर्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो किस किस कोर्स में होती है ये ट्रॉमा में होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद स्पाइन में होता है, उसके बाद ये आर्थोस्कोपी में भी होता है, स्पोर्ट्स इंजरी में भी होता है। तो कुछ 4-5 ब्रांचेज हैं, हैंड इंजरी, इन सब चीज़ें में आपका, इन सब ब्रांचेज में आपका एमसीएच और एफएनबी होता है। और एफएनबी और एमसीएच के दौरान भी आपको स्टाइपेंड या सैलरी दी जाती है, जो कि लगभग वही 60,000 से लेके 1 लाख तक वेरी करती है। डिपेंड करता है किस कॉलेज में कर रहे हो, किस स्टेट में कर रहे हैं। तो अच्छा, और होता है कि सपोज कीजिए आपने नीट एसएस एग्जाम नहीं दिया, आप नहीं करना चाहते जो आपका ये आपका जो ये सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो उसमें होता है कि कुछ डॉक्टर, या ये कहूँ कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद फेलोशिप करते हैं। अब फेलोशिप कहाँ होती है? इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। भाई फेलोशिप होती क्या है? तो फेलोशिप में क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने ऑर्थोपेडिक्स किया है, अब मेरा मन है कि मैं स्पाइन में कुछ स्पेशल काम देखना चाहता हूं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में या बड़े सेंटर पे हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करूंगा और वहां फेलोशिप का एग्ज़ाम दूंगा। वो सिंपल एग्ज़ाम होता है, तो मेरे को फेलोशिप मिल जाएगा। वो फेलोशिप जनरली होता है क्या है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, या 1 साल का होता है। तो जो भी मुझे सुटेबल लगेगा मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लूँगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो फेलोशिप जो होती है वो काफ़ी जगह पे तो पेड होती है, मतलब आपको फ़ी आपको देनी पड़ेगी। जैसे मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने कोरिया से की है, तो जो लोग को वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों का कोर्स जो था 3 महीने का था, और 3 महीने के लिए उन्होंने 3 लाख रुपीज़ उनको पे किए थे। वो 3 लाख रुपीज़ में उनका रहना खाना पीना कोर्स सब कुछ था। पर कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। जैसे कुछ सीनियर हैं जिन्होंने यूके में ज्वाइन किया, तो यूके में उन्होंने फेलोशिप निकाला, तो उनको वहाँ पे प्रॉपर एक सैलरी मिलती है जिससे वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो दोनों ही तरीके की होती हैं फेलोशिप। पर बेसिक फंडा ये है कि फेलोशिप में आप कुछ स्पेशलाइज्ड काम सीखते हैं। जैसे आप आर्थोस्कोपी सीखना चाहते हैं, तो आर्थोस्कोपी जो होती है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि दूरबीन से ऑपरेशन करना। तो जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, उसके बाद शोल्डर जॉइंट हो गया, वहाँ पे आप आर्थोस्कोपी करते हैं, कैमरे से ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेने जाता है आदमी। तो एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद क्या है, तो ये फेलोशिप वाली बात हो गई। तो एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए ऑर्थोपेडिक्स में आप जब एमएस या डीएनबी कर लेते हैं ना अपनी पीजी, उसके बाद भी लगभग 3 से 5 साल लग जाते हैं ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी को सीखने के लिए, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी ना जनरली थोड़ी टफ होती है, तो उनको सीखने में थोड़ा समय तो लगता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें स्किल चाहिए उसको सीखने में हमेशा ही समय लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत हेक्टिक होती है एमएस ऑर्थोपेडिक्स। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल साइंस में कोई भी जो ब्रांच होती है ना, चाहे वो एमएस हो, डीएनबी हो, एमसीएच हो, एफएनबी हो, उसका जो पहला साल होता है ना, फर्स्ट ईयर, जैसे आपकी 3 साल की है एमएस, तो उसका जो पहला साल होगा ना वो हमेशा थोड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि जो सबसे जूनियर इंसान होता है ना, हमेशा मेडिकल साइंस में उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है, उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, तो देखिए हर चीज़ के अपने नफ़ा नुकसान है। तो पहले गवर्नमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल होता है, उसमें देखिए है क्या, एक तो सैलरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादातर अच्छी ही मिलती है, थोड़ी कम बढ़ती है कहीं पे, पर फिर भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। हेडेक नहीं होता। हेडेक का मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट में अगर आपकी परमानेंट जॉब है तो आपको ये हेडेक नहीं रहेगा कि आपको कोई जॉब से निकाल सकता है, आप आराम से रिलैक्स होकर काम करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट में जो भी हॉस्पिटल है आपका, वो तो गवर्नमेंट का है, तो उसका जो खर्चा चलाना है, हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, सब गवर्नमेंट करेगी, तो उसमें आपको कोई हेडेक नहीं लेना। अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें आपको बिजली के बिल से लेके सफाई कर्मचारी के पैसे सब आप ही को देना है, तो उसमें एक हेडेक रहता है कि मुझे अपने हॉस्पिटल का खर्चा निकालना है। दूसरा, फैसिलिटीज़, जनरली जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी ही रहती हैं, गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्चती है। उसके बाद है एक एकेडमिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए एकेडमिक्स का मतलब स्टडी जो होती है, तो जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो एकेडमिक्स उनको चाहिए होता है, उनको पीजी स्टूडेंट्स चाहिए, एमबीबीएस स्टूडेंट चाहिए, तो वो लोग अक्सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, क्लासेस चलती है। और अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमेशा ही होती है। जैसे कि अगर देखिए आप, जैसे फॉर मैं एग्जांपल बताऊं कि एम्स दिल्ली में एक सर्जन है सीएस यादव करके, तो यादव सर जो है वो नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो भाई आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब मेरे एक सीनियर थे, वो जो मेरे सीनियर थे वो एम्स में ही थे, फिर उनको इंटरेस्ट था हैंड सर्जरी के अंदर, तो एम्स के ही थ्रू उनको ऑस्ट्रेलिया में हैंड सर्जरी में फेलोशिप मिल गई और बड़े आराम से वो अपना वहाँ पर सीख के आए, फिर एम्स में करने लगे।
तो होता क्या है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी रहती हैं। इवन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपको भेजती है पढ़ने के लिए, काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का फ़ायदा है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि सबसे पहली बात, प्राइवेट सेक्टर जो पैसा है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में लिमिटलेस होता है। अब बट उसकी कंडीशन हमेशा याद रखिए कि अगर आप अच्छे हैं तभी आपको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, अगर वो अच्छे से ऑपरेशन करता है तो भाई ऑब्वियसली उस इलाके में उसका नाम हो जाएगा, उसके पास मरीज ज़्यादा आएंगे। तो अब बट अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन जो होता है, सर्जरी जो होता है बिगाड़ देता है, तो उसका तो नाम उस इलाके में ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ पे नाम उस इलाके में ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे उसके पास पेशेंट आना कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली उसकी कमाई कम हो जाएगी। तो अगर आपको काम आता है ऑर्थोपेडिक्स का, अगर आप अपने काम में अच्छे हो, तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा तो लिमिटलेस है। आप सोच भी नहीं पाओगे, कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो हद से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इतना अच्छा उनका काम है, इतने बिजी रहते हैं। दूसरा है फ्रीडम ऑफ वर्क। देखिए कभी कभी गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बता रहा हूँ होता कैसे, कभी सपोज खासतौर से जूनियर्स के साथ होता है काफ़ी, कोई भी जूनियर डॉक्टर कोई सर्जरी करना चाहता है ऑर्थोपेडिक्स में, तो उसको ना सीनियर से परमिशन लेनी ही पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम कम होती है। पर प्राइवेट में क्योंकि आप ही बॉस हैं, आप ही को सब कुछ करना है, तो वहाँ फ्रीडम रहती है, आप जो चाहें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये काम कर लेंगे तो आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, आप अपने से वो काम कर लेते हैं, तो उसमें फ्रीडम रहती है प्राइवेट सेक्टर में। आपके सर पे कोई नहीं रहता जिससे आपको हमेशा परमिशन चाहिए, जिसको आपको इन्फॉर्म करना है। बट एक बात है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लाइफ थोड़ी हैक्टिक हो जाती है कभी कभी। जैसे मेरे एक सर हैं, वो सुबह 7 बजे उठते हैं और 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक तो वो ऑपरेशन ही करते रहते हैं। उनके पास इतना अच्छा काम है उनका, तो पेशेंट बहुत आते हैं। उसके बाद उनकी ओपीडी चलती है, ओपीडी में भी वो रोज लगभग 200 से 300 मरीज देखते हैं। रात को बेचारे 12-1 बजे सो पाते हैं, तो उसमें पैसा तो उनके पास बहुत है, बट उनकी लाइफ थोड़ी हैक्टिक हो जाती है। पर अब कर भी नहीं सकते क्योंकि मरीज को कैसे लौटाया जाए, भाई मरीज की हेल्प भी तो करनी है। अब आपके दरवाजे पे कोई दिखाने आ जाएगा तो उसको मना तो नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी खुद का करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर हॉस्पिटल खोलना है, आपको मशीन लानी है, तो खुद का ही पैसा खर्चना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा 10-15 लाख की ज़रूरत आपको पड़ सकती है अपना सेटअप करने में। उसके बाद एक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सर हम एमएस ऑर्थोपेडिक्स करके कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं हमेशा मिनिमम की बात करता हूं, मैक्सिमम तो लिमिटलेस है। तो मिनिमम में क्या होता है, आप चाहे एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर लो या कोई भी ब्रांच कर लो मेडिकल साइंस में, पीजी करने के बाद लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ, 3 लाख रुपए पर मंथ तो हर कोई कमा लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डॉक्टर 3 लाख रुपए से कम कमा पाएगा पीजी करने के बाद। हाँ ये हो सकता है कि एसआरशिप का जो पीरियड है शुरू का 3 साल, उसमें हो सकता है कमाई थोड़ी कम रहे, 1-1.5 लाख, बट एक बार जब आप काम सीख लेंगे ना, उसके बाद आप 3 लाख रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। और मैक्सिमम की जहाँ तक बात है, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ ऑर्थोपेडिक्स में जो 10 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं, जो 20 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं, जो 50 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं। इवन मैं एक ऐसे डॉक्टर को भी जानता हूँ जो लगभग 1 से 2 करोड़ पर मंथ कमाते हैं, जिनका अपना हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, कितने पेशेंट आपको दिखाने आते हैं। और एक और जो बिहेवियर जो होता है ना मेडिकल साइंस में, वो बहुत मैटर करता है। भाई अगर आप अपने मरीज से शालीनता से बात करते हैं, अच्छे से उसकी बात सुनते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपके पास मरीज ज़्यादा आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फिर भी मैं एक बात बोलूँगा कि आप पैसे को देख के ऑर्थोपेडिक्स मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने सोचा भाई मैं तो 50 लाख पर मंथ कमाऊंगा, अब आप उतने अच्छे नहीं बन पाए, आपको मिल रहा है केवल 3 से 5 लाख, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यहीं पे अगर आपने पैसा नहीं सोचा होगा तो हो सकता है 3 से 5 लाख आपको काफ़ी अच्छा पैसा लगने लगे। तो ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच पे। पैसे को देख के आप मेडिकल साइंस में ना बिल्कुल मत तोलिए। अगर आप अच्छे रहेंगे ना, मैं बेट लगा रहा हूँ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत मिलेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम अपना ऑर्थोपेडिक्स का जो हॉस्पिटल है वो कैसे सेटअप कर सकते हैं, खास तौर से रूरल एरिया में। तो देखो जो गांव के जो एरिया होते हैं ना, वहाँ तो सेटअप करना बहुत ही आसान होता है। मेरा मानना यह है कि आप 10 से 15 लाख में काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं तो आप काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हैं। इवन इससे कम में भी आप सेटअप कर सकते हैं। और जहाँ तक अर्बन एरिया की बात है, अगर अर्बन एरिया में अगर आपको शहर में अपना हॉस्पिटल खोलना है तो वहाँ ऑब्वियसली डिपेंड करता है कैसा शहर है। जैसे मैं बात करूँ नोएडा की, तो भाई नोएडा में तो बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, तो नोएडा में और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है, आपको अच्छा हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो जो शहर का एरिया होता है वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो वही लोग अपना सेंटर खोलते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, करोड़ों में। वरना होता क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे कि फोर्टिस है, अपोलो है, मेट्रो है, तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उन हॉस्पिटल्स में जाके ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं काम करते हैं। बट हाँ, अगर किसी के पास करोड़ों में पैसा पड़ा है तो वो तो हॉस्पिटल कहीं भी खोल सकता है। बट जहाँ तक रूरल एरिया की बात है, गांव की बात है, वहाँ मुझे लगता है 10 से 15 लाख में बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला जा सकता है। अब देखिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर गांव में अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है या छोटे शहर में या बड़े में भी, तो क्या क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सामान आपको चाहिए होता है।
सबसे पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है ये वाली, जो ऑर्थोपेडिक्स में ये मशीन आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी आर्म। ये सी आर्म मशीन होती है, जिसको फ्लोरोस्कोपी भी बोलते हैं। सी आर्म इसलिए नाम है क्योंकि इसका शेप शी जैसा होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक एक्सरे टाइप की मशीन होती है। जब आप ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान आपको देखना होता है कि हमारी हड्डी में जो हमारा जो इम्प्लांट है, जैसे नेल है, प्लेट है, वो कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए ये इस तरीके का इसमें स्क्रीन होती है, जिसपे आप जब शॉट लेते हो तो यहाँ पे आपका बोन आपको दिखता है, तो आप उस हिसाब से अपना काम कर पाते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। अगर आप नई खरीदेंगे तो लगभग 8 से 10 लाख के अंदर ये मशीन आ जाती है। सबसे महंगी मशीन यही लगती है मुझे ऑर्थोपेडिक्स में। जबकि मैंने देखा है कुछ लोग जिनके पास पैसा कम है वो कभी कभी सेकंड हैंड भी ले लेते हैं, 2 से 5 लाख में मिल जाती है। तो अगर कम पैसा है तो सेकंड हैंड मशीन से भी काम चलाया जा सकता है। ये होती है। दूसरी है एक्सरे की मशीन। एक्सरे की मशीन अगर अगर आपके पास, देखिए एक्सरे की मशीन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वरना हो सकता है जहां आपने हॉस्पिटल खोला है वहां आसपास में कोई एक्सरे वाला होगा ही। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको एक्सरे की मशीन लगानी ही पड़ेगी, बट अगर लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है कि पेशेंट को दूर नहीं भेजना पड़ेगा एक्सरे के लिए, आप ही के हॉस्पिटल में एक्सरे हो जाएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, दोनों ही चीज़ें 10 से 12 लाख में आ जाएंगी। उसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंट सेट। ये जनरल सर्जिकल ये इंस्ट्रूमेंट सेट होता है। ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। जो लोग एमबीबीएस कर चुके हैं वो लोग समझ पाएंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इंस्ट्रूमेंट सेट भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के आते हैं, 1 से 2 लाख में आ जाता है पूरा इंस्ट्रूमेंट सेट। तो मोटा मोटी देखा जाए तो मुझे लगता है 15 लाख में आप एक गांव के एरिया में या छोटे शहर में आराम से ऑर्थोपेडिक्स का सेटअप कर सकते हैं। एक एनेस्थीसिया की मशीन एक और चाहिए होती है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, बस 10 से 15 लाख में सब कुछ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई ऑर्थोपेडिक एज अ करियर ओवरऑल क्या है। तो देखिए ऑर्थोपेडिक्स में खास बात है कि यहाँ आप सर्जरी भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, उसके साथ साथ आप ओपीडी में भी आपके पास अच्छे केसेस आते हैं। ओपीडी में जैसे कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जो कि नी पेन लेके आते हैं लोग। उसके बाद आपका सबसे कॉमन बैक पेन होता है, जो लो बैक पेन होता है उसके पेशेंट काफ़ी आते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। मतलब ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी के साथ साथ ना ओपीडी के भी काफ़ी सारे पेशेंट रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर सर्जरी नहीं हो पा रही है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ओपीडी से भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। जैसे कि एक बात करें जनरल सर्जरी, जनरल सर्जरी में जो एमएस ब्रांच है उसमें मैंने देखा है कि उसमें ओपीडी केसेस उतने ज़्यादा नहीं रहते जितने सर्जिकल रहते हैं, बट ऑर्थोपेडिक्स में दोनों ही टाइप के केसेस ज़्यादा रहते हैं। एक जो मेरे को ड्रॉबैक लगता है ऑर्थोपेडिक्स का वो है कि इसका लॉन्ग लेटेंट कर्व है। लॉन्ग लेटेंट कर्व का मतलब कि सर्जरी जो होती है ना उसको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब एमएस करने के बाद आपको 3 से 5 साल तो कम से कम चाहिए, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको काम सीखने के लिए। तो थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी ना, एक तो नंबर ऑफ सर्जरीज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, तो उनको सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। एक अच्छी बात है कि इसमें आप ना एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ जो पैसा इसमें काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं आप। अक्सर ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन ठीक ठाक पैसा कमा ही लेते हैं और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। इवन जब मैं भी ऑपरेशन करके ओटी से निकलता हूं तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहता हूं। वाकई देखिए जहां तक सेटिस्फैक्शन की बात है तो कुछ कुछ इंसान की अपनी भी सोच होती है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात हमेशा देता हूँ, बोलता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स नहीं लेनी चाहिए जिनको उसमें इंटरेस्ट ना हो। सपोज करो कोई, मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, वो हमेशा मेडिसिन, उसको वो मेडिसिन पसंद करता था, हमेशा जब भी देखो मेडिसिन की बातें करता था। पर हुआ क्या, जब उसने नीट निकाला तो काउंसलिंग आई, तो काउंसलिंग के टाइम में उसने देखा कि भाई उसको काफ़ी लोगों ने भड़काया कि ऑर्थोपेडिक्स में मेडिसिन से ज़्यादा पैसा है। तो उसने क्या किया, उस बेवकूफ़ ने ऑर्थोपेडिक्स ले ली और काफ़ी टाइम तक वो फ्रस्ट्रेशन में रहा। जबकि कायदे से क्या है, उसको क्योंकि मेडिसिन में इंटरेस्ट था तो उसको मेडिसिन ही लेनी चाहिए थी। तो मैं बोलूँगा कि जिसको भी ऑर्थोपेडिक्स लेनी है या जनरल सर्जरी लेनी है वो वही लो जिनको की इंटरेस्ट होता है। मैं अपनी बताऊँ तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऑर्थोपेडिक्स में, बट हाँ मुझे ये था कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी। हाँ ये बात है कि मेरा ज़्यादा जो रुझान था, जो इंक्लिनेशन था वो सर्जिकल ब्रांचेस की तरफ ही रहता था। तो मैंने कहा भाई मुझे ऑर्थोपेडिक्स पसंद भी थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। जब मैं एमबीबीएस में था या जेआरशिप में था तब भी मुझे स्टिच वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अच्छा लगता था। मुझे पता था कि मैं सर्जिकल ब्रांच में अच्छा करूंगा, तो इसलिए मैंने ऑर्थोपेडिक्स ले ली। पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सर्जिकल ब्रांचेस में वो ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी ना लें, उसी ब्रांच में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।